नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज देश के सबसे बड़े आबादी आदिवासी यानी कि एसटी पर हम बात करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम में आदिवासियों की सभी दलों को चिंता है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे पर रहे। जब राहुल गांधी ने शहडोल सिवनी मंडला से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद किया तो उन्होंने मंच से छठी अनुसूची लागू करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 50% से ज्यादा संख्या वाले आदिवासी इलाके में छठी अनुसूची लागू करने की बात कही और कहा कि जिले में कलेक्टर नहीं बल्कि समिति का शासन लागू किया जाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण हम समझ लेते हैं कि राहुल गांधी ने अगर ये कहा तो क्यों कहा। मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा की सीटें हैं जो कि एसटी आरक्षित हैं। 24 सीटें बीजेपी के पास हैं और 22 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के नाम है। रतलाम जिले के सैलाना से कमलेश डोडियार हैं जो कि भारत विकास पार्टी के आदिवासी पार्टी के हैं। वहीं साल 2018 में 30 आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसके साथ कांग्रेस ने जीती थी। इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति वाले 6 जिले की लिस्ट में अलीराजपुर में 89%, बड़वानी में करीब 70%, डिंडोरी में करीब 65%, झाबुआ में करीब 67% और मंडला में करीब 58%, तो धार में करीब 56% आबादी अगर किसी की है तो एसटी समुदाय की है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की है। अब पेशा एक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पेशा एक्ट है क्या। बार बार इसे लेकर राजनीतिक पार्टी और राजनेता बयान क्यों देते हैं। केंद्र सरकार ने पेशा अधिनियम 1996 लागू किया। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता और झाबुआ के सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसकी अनुशंसा पर ही यह मॉडल कानून बना। यह बात करीब अलग अलग स्थिति में देखा जाए तो 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून देश में लागू हुआ था, लेकिन देश में सबसे अधिक आदिवासियों के घर यानी कि मध्य प्रदेश में यह कानून लागू करने में 27 साल लग गए। अब आपको पेशा एक्ट के बारे में बता देते हैं। पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि पेशा को आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों का निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह कानून मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी लागू है। अब जल्द से 5वीं अनुसूची में पेशा एक्ट का क्या प्रावधान है यह भी आपको बता देते हैं। प्रदेश के 89 आदिवासी बहुल विकास खंडों में 5वीं अनुसूची लागू है। इसमें जब आदिवासी आबादी की सुरक्षा की बात की जाती है तो राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। राज्यपाल के आदेश पर कलेक्टर तमाम निर्णय लेने के सक्षम होते हैं। वहीं राहुल गांधी ने जिस छठी अनुसूची की बात की है यह भी आपको आसान भाषा में बता देते हैं। छठी अनुसूची आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल राइट देता है। इसे लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की छठी अनुसूची लागू है। इसके लागू होने का मतलब है कि जनजाति समुदाय को महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया जा सके, जिसमें कानून बनाने और सामाजिक और ढांचागत विकास के संबंध में वो खुद फैसला ले सके। इन्हें केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने की भी स्वायत्तता भी रहेगी। 5वीं अनुसूची के विपरीत स्थानीय सरकार और राज्यपाल के पास सीमित नियंत्रण शक्ति और इसके लिए जिम्मेदारियां भी रहेंगी। लेकिन क्या 5वीं अनुसूची में जो अधिकार गए हैं वो अधिकार में काम हो रहा है? प्रतिशत से ज्यादा जहां पर के अधिकारों को माना जा रहा है, अधिकारों के तहत चीजें हो रही हैं। कानून तो हैं लेकिन दिखाने के लिए। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी वहां पर उनके को उस तरीके से माना जा रहा है। उनका हनन तो नहीं किया जा रहा है या खाने के कुछ और है। इसे लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे चंद्रभान भदौरिया, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सालों से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासकर आदिवासी मामलों को बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। चंद्रभान भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। चंद्रभान, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है।
चूंकि आदिवासी मामले से जुड़े हुए कई सारे विषयों पर आपने काम किया है, कई सारे विषयों को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है और उनके हितों की रक्षा के लिए आपने कई बार बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की है। कई मुद्दे जो आदिवासियों के अधिकार से संबंधित हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन से संबंधित हैं, उनके शोषण से संबंधित हैं, आपने उठाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में 6ठी अनुसूची लागू नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची लागू होने के साथ साथ उनके कई सारे अधिकार हैं। लेकिन क्या यह अधिकार दिखाने के लिए या क्या यह अधिकार सत्ता में बैठे उन लोगों के पास सीमित हैं जो नीचे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको अधिकार नहीं मिल पाते हैं और कुछ सत्ता में शामिल लोगों के पास ये अधिकार सीमित होते हैं और उन अधिकारों का वो दुरुपयोग भी करते हैं। यही कारण है कि चाहे 5वीं अनुसूची लागू हो जाए या 6ठी अनुसूची लागू हो जाए, जमीन पर जो असर आदिवासी हितों को लेकर दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। चंद्रभान भदौरिया। जी मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हम जब देखते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 22% के आसपास आदिवासी आबादी है, तो जिस राज्य को करीब 25 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है पैसा एक्ट को लागू करने के लिए, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि सरकारें कितनी गंभीर हैं, आदिवासी हितों को लेकर कितनी गंभीरता उनमें दिखाई देती है। मतलब कुल मिलाकर एक उदासीनता का भाव है आदिवासियों के लिए। आदिवासी आज भी, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे दक्षिणी मध्य प्रदेश हो या देश के कोई भी आदिवासी इलाके हैं, पलायन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज भी लगभग 50% से ज्यादा आबादी, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी की हो, चाहे दक्षिणी मध्य प्रदेश के मंडला की हो, डिंडोरी की हो, बालाघाट की हो, तो ये तमाम जो आबादी है ये पलायन करने को मजबूर है। तो ये साफ जाहिर करता है कि जो 5वीं अनुसूची की व्यवस्थाएं की गई थी संविधान में, वो ठीक ढंग से लागू नहीं हुई है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं या दक्षिण मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ी आदिवासी आबादी है, वहां पर 5वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची इसलिए हम लागू होना बोल सकते हैं कि तकनीकी तौर पर, क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। कुल 13 से ज्यादा जिले हैं और 89 ब्लॉक आते हैं इसमें, इसलिए हम इसको 5 अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हकीकत में यहाँ पर कोई भी ऐसे प्रावधान लागू नहीं है। अगर हम MPLRC की धारा 165 को देखें, जहां पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते, इसका थोड़ा सा यहाँ पर पालन दिखाई देता है। लेकिन इसको अगर हम हटा दें तो अधिसूचित क्षेत्र जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आदिवासी आज भी शिक्षा में पीछे हैं। उनको तीनों चीजों के लिए पलायन करना है। अच्छा रोजगार चाहिए तो इलाके से पलायन करना है, दूसरे राज्यों में जाना है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उनको रेफर होना, पलायन करना है। अच्छी शिक्षा चाहिए तब भी उनको यहाँ से पलायन करना है। शिक्षा की स्थिति इतनी बदहाल है कि झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जैसे जिलों में, धार जिलों में कई सरकारी स्कूल शिक्षक विहीन है। कई सरकारी जो आदिवासी क्षेत्रों के हैं, कई सरकारी स्कूल एकल शिक्षक हैं। कई सरकारी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं जो कि अनक्वालिफाइड हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि क्या रायसेन, क्या भोपाल, क्या इंदौर, क्या देवास जैसे जिले जो सामान्य जिले हैं, क्या वहां पे शिक्षक विहीन स्कूल है? क्या वहां पर एकल शिक्षक की स्कूल है? वहां पे स्थितियां आपको ठीक मिलेगी। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में भी सरकार का फोकस नहीं है कि आदिवासी, और सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप समग्र विकास कर सकते हैं। लेकिन आज भी शिक्षा आसान नहीं है आदिवासियों के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में, मैं कहूंगा पूरे देश में, तो जो 5वीं अनुसूची का जो ये बातें हैं जो गढ़ी जाती हैं, ये सियासी दल अपने तरीके से गढ़ते हैं फायदा उठाने के लिए। TSC जो 5वीं अनुसूची में प्रावधान है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, राज्य स्तर पर आप देखेंगे तो साल भर में एक आध बैठक हो जाती है। वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती कि ये बैठक कब हो गई, कब खत्म हो गई, क्या एजेंडा था। और आप देखिए कि जो मेंबर्स होते हैं, देखिए जो आदिवासी समुदाय के मेंबर बनाए जाते हैं, लेकिन
वो आवाज अपने समुदाय की उठाने के बजाय जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसके अनुसार वो बात करने लग जाते हैं। तो एक वो एक अपने एक समुदाय के जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि हाल के दिनों में राज्यपाल मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने आदिवासी इलाकों में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की है क्योंकि वो भी उसी समुदाय से आते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपने टीएससी का जिक्र किया। अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए और राहुल गांधी हालांकि केंद्र में कई सारे सचिवों की नियुक्ति का मामला उठाने लगे हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करने लगे हैं, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि केंद्र में कितने ऐसे सचिव हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं 50% से ज्यादा आबादी के जहां पर आदिवासी कलेक्टर हैं, जहां पर कितने ऐसे लोग हैं जहां पर कि एटीसी का जो टीएससी का जो जिक्र कर रहे हैं समिति का, उन्होंने कहा कि कितने समितियां हैं और क्या आदिवासी हितों की रक्षा हो रही है। उनकी सरकार आज़ादी के कई सालों तक केंद्र में रही, प्रदेशों में रही, उसके बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 20 साल करीब लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, अब फिर से बीजेपी की सरकार चल रही है। आदिवासियों के भरोसे बीजेपी राजनीति करती रही है और अभी भी करीब अगर देखा तो 24 सीटें बीजेपी की हैं। पिछली बार 30 सीटें कांग्रेस की थी, लेकिन इस बार फिर 24 सीटें बीजेपी की आ गई। लेकिन आदिवासियों की स्थिति अभी सुधर नहीं पाई है। चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इससे वो इतर नहीं जा सकते। हाल में जो टिकट वितरण हुआ वो भी उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो जिस टीएससी का आप जिक्र कर रहे हैं या उन जिलों का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर आदिवासी कलेक्टर होने चाहिए, क्या टीएससी में उस तरीके से प्रतिनिधित्व होना, या इन जहां 50% से ज्यादा आदिवासी हैं वहां पर आदिवासी कलेक्टर होने से इन इलाकों की स्थिति बदल जाएगी, या राजनेता, राजनीतिक पार्टी और सरकारों की नीयत का फर्क है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब यही है मनोज जी की जो सियासी दल है वो अपना नफा नुकसान देखकर अलग अलग चुनावी माहौल में अलग अलग बयान देते हैं। यही कांग्रेस थी जो 60-70 के दशक में बयान देती थी कि न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पर। और अब यही पार्टी के जो राहुल गांधी हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, राजनेताओं की आदत होती है, हर पार्टी में कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ हिडन तौर पर करते हैं, कुछ खुलकर करते हैं। तो पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी जहां 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां पर छठी अनुसूची लागू करेंगे, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को एक बार फिर से संविधान पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। जो छठी अनुसूची बनाई गई है वो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के लिए बनाई गई है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और शायद एक स्टेट नागालैंड। तो इन 4 स्टेट्स के लिए बनी गई है। यहाँ पर छठी अनुसूची इसके बाहर नहीं जा सकती। इसके बाहर 5वीं अनुसूची है, जहां पर 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है, वहां पर 5वीं अनुसूची काम करेगी। और इन 4 राज्यों में छठी अनुसूची की व्यवस्था की गई है और इस छठी अनुसूची में इनको स्वायत्तता दी गई है, प्रशासन की न्यायिक स्वायत्तता दी गई है, केंद्र से मिलने वाले खर्चों का ही अपने तरीकों से इन शेड्यूल एरिया में, छठी अनुसूची एरिया में ये अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है। तो पहले इसके लिए भी राहुल गांधी अगर सरकार बनाते हैं इंडी गठबंधन की, तो उनको एक संविधान बदलना पड़ेगा। और इनका नारा यह है कि बीजेपी 400 इसलिए चाहती है कि वो संविधान बदल दे। तो अगर आपको छठी अनुसूची प्रदेश या बाकी हिस्सों में लागू करना है तो आपको भी संविधान बदलना पड़ेगा, तब आप छठी अनुसूची मध्य प्रदेश में लागू कर पाएंगे। एक बात। अब जो टीएससी की आपने सवाल पूछा था, तो टीएससी का ये विडंबना है कि राज्य स्तर पर जो टीएससी है एकमात्र उसी का गठन हुआ है, उसकी बैठकें कब हो जाती है पता नहीं, क्या निर्णय होते हैं पता नहीं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाते। ये भी विडंबना है कि जिला स्तर पर जो टीएससी होना चाहिए उसके कोई अते पता नहीं है किसी भी जिले में। मुझे 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने कभी कोई बैठक नहीं देखी है टीएससी की, हाल के महीनों में भी नहीं देखी है। ये तो दरअसल ये है कि अब ये जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है इसमें दोनों पार्टियां आदिवासी वोट कबाड़ने की कोशिश में इसलिए जुट गई हैं कि बीते 1 दशक से जयस या गोंडवाना जैसे प्रेशर ग्रुप खड़े हो गए, और प्रेशर ग्रुप के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी, जिसे शॉर्ट में कहता है, वो अब मैदान में आ गई। तो वो आदिवासियों के संवैधानिक हकों की बात करती है, हुकूक की बात करती है, जो अभी तक उनका पिछड़ापन है उसकी बातें करती है।
तो इसके दबाव में राजनीतिक दलों को आना पड़ रहा है। आपने देखा कि 2018 में करीबन 31 सीटें बीजेपी ने जीती, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने जीती थी। और उसके बाद बीजेपी को लगा कि जयस नाम के संगठन ने जो मोमेंटम खड़ा किया उसकी फसल कांग्रेस ने काटी और आदिवासी हमसे नाराज हैं। और उसके बाद देखिए आप पैसा एक्ट लाया गया और कुछ एडवाइजर नियुक्त किए गए संघ की ओर से ट्राइबल मामलों में। और उसके बाद उन्होंने अपने प्रयास शुरू किए। आप देखें गोंडवाना लैंड में उन्होंने शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमा लगाई। बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भोपाल में बड़ा कार्यक्रम किया। टंटिया मामा भील की बीजेपी की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिमाएं लगाई गई। तो कोशिश ये की बीजेपी ने कि जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए और उसका उनको 23 में सियासी फायदा हुआ। 2018 के मुकाबले उनको 17 लाख वोट 23 के चुनाव में ज्यादा मिले, 7-8 सीटें भी ज्यादा मिली। तो ये उनको फायदा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर श्रेय जाता है तो उसके लिए हम जयस को श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो मोमेंटम खड़ा किया ट्राइबल्स के बीच में, उसके कारण राजनीतिक दलों को अवेयर होना पड़ा। अब वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, 5वीं अनुसूची पे उसका 6ठी अनुसूची पे उसका हक है, हम उसको दिलाएंगे, उसके कलेक्टर होने चाहिए। अब दूसरा जो आपसे जुड़ा हुआ सवाल था कि क्या आदिवासी कलेक्टर हो जाने से भला हो जाएगा आदिवासियों का। हम अगर एक सीन की बात करते हैं कि झाबुआ में अगर हैं तो झाबुआ में कलेक्टर एसपी अभी गैर आदिवासी, लेकिन यहाँ के जो 90% टीचर हैं वो ट्राइबल हैं। 90% से ज्यादा जो हॉस्टल अधीक्षक हैं वो ट्राइबल हैं। 80 से 90% डॉक्टर ट्राइबल हैं। इतने ही पुलिस कांस्टेबल और ऑफिसर ट्राइबल हैं। ज्यादातर विभागों में 80 से 90% ट्राइबल अधिकारी और कर्मचारी पोस्टेड हैं जी। कलेक्टर एसपी के हो जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जमीन पे काम इस अमले को करना है। गवर्नेंस ट्राइबल्स को इनको डिलीवर्ड करना है जो इन्हीं की कम्युनिटी के हैं। यहाँ पर एक ईमानदारी की जरूरत होती है, यहाँ पर एक भावना की जरूरत होती है कि हम गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ठीक से गवर्नेंस दे पाए। एक सवाल चंद्रमान में पूछना चाहता हूं, एक सवाल चंद्रमान में पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने झारखंड में भी वही स्थिति देखी जहां की ट्राइबल आबादी है, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देखी जहां ट्राइबल आबादी ज़्यादा, और मध्य प्रदेश में भी वही देखी जो ट्राइबल आबादी ज़्यादा है। जो ट्राइबल आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ज़िले होते हैं, वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन इलाकों में अपनी नियुक्ति चाहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है, या वहाँ बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है? चूंकि वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं इसलिए तमाम सरकार के जो विभाग हैं उनकी परियोजनाओं का फंड भी वहाँ पर बहुत आता है, क्योंकि जितना फंड ट्राइबल को लेकर आया है आज़ादी से लेकर अभी तक, अगर उस फंड को उन जिले के लोगों को ही दे दिया जाता तो शायद वो अपने घरों की कोठियां बना लेते, बड़े बड़े मकान बना लेते। लेकिन आज भी वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, वहां पर उनके पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था का जिक्र आप कर ही रहे हैं, आज भी वहां पर बहुत हालत खराब है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि अगर उनको दे दिया जाता तो निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक सेहत सुधर जाती, वो अच्छे घरों में रहने लग जाते। दरअसल जो आपके सवाल में भी कई चीजों के जवाब छुपे थे। आपने कहा कि कोई देखने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो दरअसल होता ये कि यहाँ इस इलाके में, पूरे देश के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें माइग्रेशन यानी पलायन करीबन 30 से 50% के आसपास होता है। शासन इसको छुपाता है, कोई भी सरकार इसको स्वीकार नहीं करती, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो ये आधी आबादी तो आपकी चली गई जिनके नाम पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है। ट्राइबल सब प्लान का करोड़ों रुपए पश्चिमी मध्य प्रदेश में खपत हो गया, दक्षिण मध्य प्रदेश में हो गया, झारखंड, उड़ीसा, तमाम राज्यों में हो गया। लेकिन अगर इसका ईमानदारी से उपयोग हो जाता तो ये शायद भारत के अग्रणी राज्यों में आ जाते। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में इन राज्यों की गिनती होती। लेकिन इसमें एक गठबंधन है जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो सियासी दल हैं, सियासतदान हैं, जो राजनेता हैं, उनका, अफसरों का और जो इस इलाके में काम करने वाले लोग हैं उनका एक गठबंधन बन जाता है। सारे लोगों का है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोगों का गठबंधन हो जाता है और ये गठबंधन मिलकर जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है इसको हजम कर जाता है। जमीन पर दिखाई नहीं देते। आप पीएम आवास की हम बात करते हैं तो पीएम आवास का ये हालत है कि सैकड़ों, झाबुआ में
धार में, पड़वानी में, मंडला में सैकड़ों मकान कागज पे बन गए। हितग्राहियों को 10-20 हजार रुपए दे दिया गया, उनको काम पे बाहर राज्यों में भेज दिया, किसी भी बने हुए मकान पे फोटो खिंचा लिया, राशि डल गई, मकान बन गया। अब राशि आई है 1.25 लाख 1.5 लाख और आपने 20-25 हजार देके उसको पूरा हजम कर लिया। जल जीवन मिशन चल रहा है आदिवासी इलाकों में, सरकार ने योजना दिल्ली में बैठ के बना दी। सारे आदिवासी इलाके रिमोट बेल्ट है, पहाड़ी इलाके हैं, कहीं जंगल है, 3-3 किलोमीटर के इलाकों में गांव फलिए हैं। ये हालत है कि कागज पे आपकी 4-4 करोड़ की योजना एक एक गांव की बन गई और जमीन पर वो नदी नालों से पानी निकाल के पीने को मजबूर है। तो ये रियलिटी है कि जो पैसा आता है ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी इलाकों में, वो जमीन पे ठीक ढंग से उपयोग नहीं होता, उसकी बंदरबाट हो जाती है। और आप देखिए यहाँ पर नौकरी करने वाले तमाम अफसरों को जब देखेंगे तो पता चलेगा दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में उनके बंगले हैं, बिजनेस हैं। यहाँ से आके ये बड़ी दोहन रोचक किया बात आपने कही है चंद्रभान, क्योंकि इससे बहुत सारे उदाहरण है। एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आदिवासी इलाकों से या आदिवासी डिस्ट्रिक्ट से जो लीडरशिप निकलती है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, आपको लगता है कि अपनी जमात से ही निकलने वाले लोग, अपने समुदाय से ही निकलने वाले लोग जब जीत कर ऊपर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ उसी समाज का व्यक्ति है उसको वो भूल जाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं वो उस इलाके के विकास के लिए, और वो अपने आप को एक दूसरे वर्ग में खड़ा हुआ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही हालात हम लोग देख रहे हैं कि जो आदिवासी राजनेता हैं जो बीते 2-3 दशक से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके दिल्ली में बंगले हैं, बिजनेस है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, भोपाल में है, इंदौर में है, तमाम फैक्ट्रियां हैं। और उसके बाद वो एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं, 1-1.5 लाख की घड़ी पहनेंगे, 60-70 लाख की गाड़ियों में चलेंगे, उनके बंगले हैं, और एक औपचारिकता के लिए वोट लेने के लिए वो आदिवासी बने हुए हैं। लेकिन जब वोट के बाद जब अपनी पॉलिटिक्स करते हैं तो वो नॉन ट्राइबल हो जाते हैं और अलग नजरिए से फिर वो अपने समुदाय के लोगों को देखते हैं, न उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका ये जो आम जनमानस है वो हमेशा बैकवर्ड रहे, शिक्षा में पीछे रहे, रोजगार के लिए वो इलाके से बाहर रहे, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गया तो आवाज उठाएगा, अपने हक की बात करेगा, तो फिर उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा, उनके लिए नया नेतृत्व तो खड़ा होगा जिससे उनको जूझना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि लिटरेसी रेट में 2011 में अलीराजपुर सबसे निरक्षर जिला था, उसके बाद झाबुआ था। और जब पूरे देश के सिनेरियो में आप देखेंगे तो जो नीचे से जो अशिक्षित जिले हैं या कम साक्षरता दर वाले जिले हैं, उनमें आपको टॉप 50 में आपको 35 से 40 जिले आदिवासी जिले मिलेंगे, चाहे वो झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों। तो ये इसके लिए हम सिर्फ तंत्र को दोष दे दे तो काम नहीं चलेगा। तंत्र के साथ साथ इस तंत्र के साथ जो सियासतदानों का गठबंधन होता है ये भी उतना ही बराबर दोषी, ये भी उतना ही बराबर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चंद्रभान का, बहुत बेहतर तरीके से आदिवासियों के मामले पर चर्चा की, तमाम सारे पहलुओं को हमने रखा, आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की। लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है सरकार की उस योजना की, सरकार के द्वारा मदद करने वाले उस वर्ग की जिसकी बातें तो की जाती हैं, तस्वीरें दिखाई जरूर जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और एक बड़े शायर ने कहा भी है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चंद्रभान का। फिलहाल मुद्दे की बात में नहीं, चलते रहिए बाकी खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।